इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोगों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफर क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है गुजरात प्रदेश की। गुजरात का एक जिला पड़ता है भरूच और इसी भरूच जिले के अंतर्गत एक थाना आता है जंबूसर। बात कर रहा हूं मैं 30 जून 2023 की सुबह सुबह। एक व्यक्ति जंबूसर थाने में फोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, एक व्यक्ति की डेड बॉडी नाले में पड़ा हुआ है। व्यक्ति जैसे ही लोकेशन भेजता है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को नाले से बाहर निकालती है। तो मालूम चलता है कि मरने वाली व्यक्ति की उम्र लगभग 35 से 36 साल के आसपास है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके डेड बॉडी पे कोई भी चोट या घाव का निशान भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसके गले पे एक हल्की सी निशान जरूर दिखाई देता है, जिसे देख करके अंदाजा लगाया जाता है कि शायद उसकी हत्या गला दबा करके की गई है। पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है जिससे मरने वाले व्यक्ति की पहचान हो सके। पुलिस वहां पे मौजूद तमाम लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि जब तक मरने वाले व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो जाता है, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस उसका एक फोटो ले लेती है और उस फोटो को लेकर जिले के तमाम थानों में भेजती है और ये खबर दिलवाती है कि अगर किसी भी थाने में इस उम्र के किसी व्यक्ति का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो तो वो जंबूसर थाने से कांटेक्ट कर सकता है। उसके बाद से पुलिस इंतजार करने लगती है। देखते ही देखते लगभग 10 दिन का समय गुजर जाता है। ना तो किसी थाने से कोई फोन आता है, ना ही कोई व्यक्ति थाने में जाता है और उस मरने वाले व्यक्ति के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन जैसे ही 10 दिन का समय गुजर जाता है, इधर जंबूसर थाने से लगभग 400 किलोमीटर दूर बनासकांठा जिले के अंतर्गत थनात थाने से पुलिस जंबूसर थाने से कांटेक्ट करती है और जंबूसर थाने से पूछताछ करती है कि आप लोगों को लगभग 10 दिन पहले एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिला था, जिसकी उम्र लगभग 35 से 36 साल के आसपास है। दरअसल इसी उम्र के एक व्यक्ति की गुमशुदगी का रिपोर्ट हमारे थाने में भी दर्ज कराई गई है। क्या आप लोग उसका एक फोटो भेज सकते हैं? धनात थाने की पुलिस जैसे इस तरह की बातें जंबूसर थाने से कहती है तो जंबूसर थाने की पुलिस उस व्यक्ति का एक फोटो धनात थाने को भेजती है। इधर फोटो जैसे ही धनात थाने को मिलता है, पुलिस उस फोटो को देखकर पहचान लेती है। दरअसल मरने वाले व्यक्ति का नाम शंकर पटेल है। शंकर जो धनात थाने के अंतर्गत चोपटा गांव का रहने वाला है। शंकर की पत्नी का नाम भावनाबेन। शंकर अपने 3 बच्चों के अलावा अपने माता पिता के साथ रहता है, जो खेती किसानी के साथ साथ अपने ही इलाके में लोगों का मकान बनाने का ठेका लेकर के काम करता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। 29 जून 2023 को रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास शंकर जब अपने घर से बाहर निकलता है तो अपने घर वालों को ये कहकर के बाहर निकलता है कि मैं उदा जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन एक बार जब शंकर घर से बाहर निकलता है, उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आता है। उसके घर परिवार वाले पूरी रात उसकी हर जगहों पर तलाश करते हैं। अगले दिन सुबह तक हो जाती है। जब शंकर घर पे नहीं आता है तो शंकर की मां मीरा देवी नजदीकी थाने में जाती है और अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। लेकिन पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, बल्कि मीरा देवी को यह आश्वासन देकर के भेज देती है कि शंकर 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। मीरा देवी घर तो आ जाती है, लेकिन 2 दिन तक भी शंकर जब घर पे नहीं आता है तो आखिरकार 2 जुलाई को फिर से मीरा उसी थाने में जाती है और तब जाकर के पुलिस शंकर की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है। उसके बाद से पुलिस भी शंकर की हर जगहों पर तलाश करती है। लेकिन 10 दिन के बाद जैसे ही शंकर का शिनाख्त हो जाता है, इधर धनात थाने की पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार शंकर यहां से लगभग 400 किलोमीटर दूर भरूच जिले के अंतर्गत जंबूसर थाने के पास कैसे पहुंच गया। पुलिस जैसे ही शंकर का शिनाख्त कर लेती है, उसके बाद से इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले शंकर के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। पुलिस जब उस सीडीआर को चेक करती है तो आखिरकार उस सीडीआर में एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पर शंकर की आखिरी बार बातचीत हुई थी।
पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी शिवा पटेल के नाम पर रजिस्टर्ड है। शिवा, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास, जो कलश गांव का रहने वाला है। शिवा कोई और नहीं बल्कि शंकर का ही जिगरी दोस्त है, जो अंकलेश्वर में रहकर मेटल का बिजनेस करता है। पुलिस शिवा के नंबर पर फोन करती है और उससे शंकर के बारे में पूछताछ करती है कि आखिरी बार शंकर की तुमसे ही बातचीत हुई थी, तुमसे शंकर की क्या बातचीत हुई थी। इस पे शिवा पुलिस वालों से कहता है कि साहब, शंकर मेरा दोस्त है और मेरा अक्सर उससे बातचीत होते रहता था। 29 तारीख को रात्रि के 9 बजे के आसपास मैंने सिर्फ उसको इसीलिए फोन किया था ताकि मैं उसका हालचाल जान सकूं। शिवा जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस फिर से आकर के उसी जगह पे खड़ी हो जाती है जहां से इस केस में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। लेकिन पुलिस भी अब अपने जिद पर उतर जाती है और इस केस की अब छानबीन करने के लिए शंकर की पत्नी भावना के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। लेकिन पुलिस जब भावना के मोबाइल नंबर का सीडीआर चेक करती है तो उस सीडीआर में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल उस सीडीआर में एक ऐसा नंबर मौजूद था जिस पे भावना पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी और वह नंबर किसी और का नहीं था बल्कि शंकर के ही दोस्त शिवा का था। पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार शंकर की पत्नी भावना शिवा से इतनी क्यों बातचीत करती है। पुलिस को कहीं ना कहीं अब शिवा के ऊपर शक चला जाता है। इसी शक के आधार पर पुलिस अब शिवा के साथ साथ शंकर के भी मोबाइल का लोकेशन निकालती है। पुलिस जब दोनों के मोबाइल का लोकेशन निकालती है तो मालूम चलता है कि 29 जून 2023 को रात्रि के वक्त शंकर और शिवा के दोनों के मोबाइल का लोकेशन एक साथ ही दिखाई देता है। जब दोनों का लोकेशन एक साथ दिखाई देता है तो पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि शिवा 29 तारीख को अपने गांव में आया था। दरअसल शिवा झूठ बोल रहा है। पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर अपने टीम के साथ अंकलेश्वर में पहुंच जाती है और शिवा को अपने कस्टडी में लेकर थाने में आ जाती है और फिर शिवा से शंकर की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। तो शिवा इस बार भी पुलिस वालों को यही जवाब देता है कि साहब, 29 तारीख को मैं अपने घर पे नहीं आया था। लेकिन शिवा जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस अब शिवा के मोबाइल का लोकेशन का डिटेल्स उसके सामने रख देती है। जैसे ही डिटेल्स सामने रख करके शिवा से पूछताछ करती है, अब शिवा के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन शिवा जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। शंकर और भावना की शादी आज से लगभग ठीक 14 साल पहले होती है। भावना जब शंकर से शादी कर अपने ससुराल में जाती है, अपने पति के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, शंकर के 3 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें एक बेटी है और 2 बेटा। बड़ी बेटी की उम्र लगभग 7 साल, दूसरे बेटे की उम्र 4 साल और सबसे छोटे बेटे की उम्र 2 साल। शंकर अपने परिवार का खर्चा वर्चा चलाने के लिए खेती किसानी का तो काम करता ही है, साथ ही साथ अपने इलाके में लोगों का घर बनाने का ठेका लेना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, शंकर के पिता को फालिस मार देता है, जिसकी वजह से उसके पिता इधर उधर घूम नहीं सकते हैं। लेकिन शंकर जब लोगों का घर बनाने का ठेका लेना शुरू करता है, इसी सिलसिले में एक दिन शंकर की मुलाकात शिवा से होती है। शिवा, जो कलश गांव का तो रहने वाला है, लेकिन अंकलेश्वर में रहकर मेटल का बिजनेस करता है, शादीशुदा नहीं है, अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। शंकर और शिवा की जब मुलाकात होती है, दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद से शिवा अक्सर शंकर के घर भी आना जाना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन जब शिवा शंकर के घर पे जाता है और जब पहली बार उसकी पत्नी भावना को देखता है तो भावना की खूबसूरती देख पहली नजर में उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद से शिवा जब भी शंकर के घर पे जाता है, उसकी पत्नी की तरफ बड़ी अजीब नजरों से देखता है। इस तरह से जब भावना की तरफ देखता है तो उसे देखकर भावना को भी यह समझने में देर नहीं लगता है कि आखिरकार शिवा चाहता क्या है। दरअसल भावना भी कहीं ना कहीं शिवा को पसंद कर लेती है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, उसके बाद से भावना अपना नंबर शिवा को दे देती है। उसके बाद से भावना और शिवा के बीच में फोन के जरिए बातचीत होना शुरू हो जाता है। बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन भावना और शिवा के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से शिवा भावना से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पे ही जाना शुरू कर देता है। लेकिन अब शिवा भावना के घर पे तभी जाता है जब उसका पति शंकर घर पे नहीं होता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से शिवा भावना के ऊपर ढेरों सारे पैसे भी खर्च करना शुरू कर देता है। इधर भावना भी शिवा से बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है। लेकिन इधर अब भावना के जब भी उसके पति से झगड़े तकरार शुरू होता है, भावना ये सारी बातें शिवा से शेयर करने लगती है। भावना शिवा से कहती है कि मेरा पति हर छोटी मोटी बातों को लेकर मेरे साथ झगड़े तकरार ही नहीं करता है, बल्कि मार पिटाई भी करता है। लेकिन भावना जैसी इस तरह की बातें शिवा से कहती है तो शिवा भी भावना से कहता है कि तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ।
क्योंकि शंकर मेरा दोस्त है और उसे हम दोनों के प्यार के बारे में अभी तक जानकारी भी नहीं है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, 28 जून 2023 को छोटी सी बात को लेकर के शंकर और उसकी पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है और शंकर उस दिन अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। उस दिन जब पिटाई करता है, इस बात से भावना इस कदर से नाराज हो जाती है कि तुरंत ही शिवा के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूँ, मेरे लिए कोई रास्ता बताओ। भावना जब इस तरह की बातें शिवा से कहती है तो शिवा भी भावना को समझाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अपने पति के साथ नहीं रहना है तो तुम उसे छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन शिवा जब इस तरह की बातें भावना को समझाता है तो भावना उसे जवाब देती है कि मैं अपने पति को किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरे सास ससुर काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। अगर मैं अपने सास ससुर को और अपने पति को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाती हूँ तो समाज में मेरी काफ़ी बदनामी होगी। लेकिन सच ये भी है कि मैं अब अपने पति के साथ नहीं रह सकती हूँ। जैसे इस तरह की बात कहती है तो शिवा कहता है कि तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस पे भावना शिवा को सुझाव देते हुए कहती है कि तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो, उसके बाद से हम दोनों एक ही नहीं हो जाएंगे बल्कि बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करेंगे। भावना जैसी इस तरह की बातें शिवा से कहती है तो शिवा भी भावना के प्यार में इस कदर से अंधा हो जाता है कि उसका ये काम करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है। 28 जून को जब भावना के उसके पति से झगड़े तकरार शुरू होता है, इसी के बहाने करके भावना अपने तीनों बच्चों को लेकर के मायके चली जाती है। इधर शिवा अब शंकर को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। अगले दिन 29 तारीख को दोपहर के वक्त शंकर के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, दरअसल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। इधर शंकर भी शिवा से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। दोपहर के आसपास शिवा अपनी क्रेटा कार लेकर के अंकलेश्वर से रवाना होता है और शंकर के गांव में पहुंचता है। लेकिन जैसे ही गांव में रात्रि के करीब 9:30 बजे के आसपास पहुंचता है, शंकर के नंबर पर फिर से फोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे गांव के सड़क पे आ चुका हूं, जल्दी से आ जाओ। इधर शंकर जब अपने घर से निकलता है तो अपने माँ से ये कह के जाता है कि मैं उदा जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। शंकर जब अपने घर से निकलता है सीधे शिवा के पास पहुंच जाता है और जाकर उसके गाड़ी में बैठ जाता है। इधर शिवा अपने षड्यंत्र के तहत पहले ही गाड़ी में एक पानी का बोतल रख रखा था और उस बोतल में कुछ नींद की गोलियां मिला चुका था। जैसे ही शंकर जाकर के शिवा के गाड़ी में बैठ जाता है, उसके बाद से शिवा अपनी गाड़ी को वहां से रवाना करता है। लगभग 2 घंटे तक गाड़ी को इधर उधर घुमाते रहता है। शिवा इंतजार करते रहता है कि कभी ना कभी शंकर उससे पानी पीने के लिए जरूर मांगेगा। इस बीच में शंकर शिवा से कई बार पूछताछ करता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। शिवा कहता है कि दरअसल मुझे एक बहुत जरूरी काम है, जब वहां पे हम पहुंचेंगे तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। लेकिन जैसे ही 2 घंटे गाड़ी चलने का समय हो जाता है, शिवा अपनी गाड़ी लेकर डीसी रोड तक पहुंच जाता है। लेकिन डीसी रोड पे जैसे ही पहुंचता है, आखिरकार शंकर शिवा से पानी का डिमांड करता है। शंकर जैसे ही शिवा से पानी मांगता है, शिवा वही बोतल उठाकर शंकर को दे देता है। इधर शंकर जैसे ही उस बोतल की पानी को पीता है, तुरंत ही गहरी नींद में सो जाता है। शंकर जैसे ही गहरी नींद में सो जाता है, उसके बाद से शिवा शंकर का मोबाइल ले लेता है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है और फिर वहां से थोड़ी दूर आगे गाड़ी लेकर के जाता है। एक सुनसान जगह पर गाड़ी को रोक देता है और फिर अपनी ही गाड़ी से एक रस्सी निकालता है और उसी रस्सी को शंकर के गले में लगाकर तब तक जोर से खींचता है जब तक शंकर की सांसें नहीं रुक जाती है। शंकर जैसे इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उसके बाद से शिवा शंकर की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसकी डेड बॉडी को अगले सीट पे इस तरीके से बिठा देता है कि अगर कोई देखेगा तो उसे लगेगा कि वो व्यक्ति आराम से बैठा हुआ है। उसके बाद से शिवा अपनी गाड़ी वहां से लेकर के रवाना करता है और भारू जिले के जम्बूसर थाने के चौराहे पर पहुंच जाता है। जब सुबह के 5 बजे के आसपास जम्बूसर चौराहे पर पहुंचता है तो वहीं से उसे एक सुनसान सड़क दिखाई देता है। उसी सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी को रवाना कर देता है। जैसे ही लगभग वहां से 1 किलोमीटर आगे जाता है, वहां पे उसे एक नाला दिखाई देता है। अपनी गाड़ी को वहीं पे रोक देता है, शंकर की डेड बॉडी को बाहर निकालता है और उसकी डेड बॉडी को उसी नाले में फेंक देता है। उसके बाद से सुबह 6 बजे के आसपास भावना के नंबर पे फोन करता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि उसका पति इस दुनिया को छोड़ के ही नहीं जा चुका है, बल्कि मैंने उसके डेड बॉडी को ठिकाने भी लगा दिया है। उसके बाद से शिवा अपने घर नहीं जाता है, बल्कि वहीं से सीधे अंकलेश्वर चला जाता है। इधर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, भावना भी अपने षड्यंत्र के तहत वापस अपने ससुराल चली आती है। वाकई में शिवा जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस शिवा के ही तहरीर पे शंकर की पत्नी भावना को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें
और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।